हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू माय चैनल मध्य प्रदेश आरंभ। इस वीडियो में हम करने वाले हैं मध्य प्रदेश के करंट अफेयर में पर्यावरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जो कि मध्य प्रदेश मंथन से हम पढ़ रहे हैं। तो चलिए, यदि आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे पर्यावरण। कॉलर वाली बाघिन शिवनी स्थित पेंच राष्ट्रीय उद्यान के पेंच टाइगर रिजर्व की सुपर टाइग्रेस मॉम पेंच की रानी के नाम से प्रसिद्ध मादा बाघ की मृत्यु हो गई है। इसे T15 के नाम से भी जाना जाता था। कॉलर वाली बाघिन भी कहा जाता था। इस बाघिन के नाम पर वाइल्ड लाइफ में 8 वर्ष में सर्वाधिक 29 शवों को जन्म देने का रिकॉर्ड दर्ज है। ये कहाँ पर स्थित है? तो पेंच टाइगर रिजर्व में स्थित थी। सुपर टाइग्रेस मॉम इसको कहा जाता था, पेंच की रानी कहा जाता था, T15 भी कहा जाता था और कॉलर वाली बाघिन भी इनको कहा जाता था। 29 शवों को जन्म देने का रिकॉर्ड इनके नाम है। जलवायु परिवर्तन एवं सतत विकास संस्थान का एप्को में विलय। राज्य शासन ने सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट जलवायु परिवर्तन एवं सतत विकास संस्थान का विलय पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन इप्को में कर दिया है। विलय इप्को की स्टेट नॉलेज मैनेजमेंट सेंटर ऑन क्लाइमेट चेंज में किया गया है। इप्को के स्टेट नॉलेज मैनेजमेंट सेंटर ऑन क्लाइमेट चेंज में कर दिया गया है। मध्य प्रदेश का जो सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसका। टॉय ट्रेन चलाने वाला देश का पहला नेशनल पार्क भोपाल का वन विहार। भोपाल के वन विहार नेशनल पार्क में अब टॉय ट्रेन भी चलाई जाएगी। 12 सीजर ट्रेन में बैठे बैठे ही पर्यटक जानवरों के साथ प्रकृति को भी निहार सकते हैं। 26 जनवरी से हमारी इसकी शुरुआत की गई है। टॉय ट्रेन बैटरी ऑपरेटेड है, इसलिए बिना शोरगुल के पर्यटक वन विहार में घूम सकते हैं। तो पहली टॉय ट्रेन कहाँ पे चलाई जा रही है देश के किस नेशनल पार्क में? तो ये है भोपाल के वन विहार नेशनल पार्क में। मध्य प्रदेश में मिले डायनासोर के अंडे। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के सिंघवा विकास खंड की चरला तहसील के जंगल में डायनासोर के अंडे से संबंधित जीवाश्म मिले हैं। बड़वानी के जंगल में मिले 10 अंडाकार चट्टानों की जांच के पुरातत्वविद डॉक्टर DP पांडे ने बताया कि ये डायनासोर के अंडे हैं जो 60 लाख से 1 करोड़ वर्ष पुराने हो सकते हैं। ये किसने बताया है? तो DP पांडे ने बताया है। मिले हैं बड़वानी के संगवा विकास खंड के चरला तहसील में। 10 अंडाकार की चट्टान है ये। प्रकृति पथ प्रकृति प्रेमियों और पर्यटकों को वन, वन्य जीव एवं पर्यावरण के विभिन्न घटकों से रूबरू कराने वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में 15 जनवरी 2022 से प्रकृति पथ या नेचुरल ट्रेल आयोजित किया गया है। प्रकृति पथ कहाँ पे आयोजित किया गया है? ये किया गया है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में वो टॉय ट्रेन भी चलाई जा रही है। वो 26 जनवरी से चलाई गई थी और ये प्रकृति पथ है, ये 15 जनवरी 2022 से स्टार्ट किया गया है। स्वच्छ प्रतिष्ठान सर्वेक्षण। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में सभी शहरों को कचरा मुक्त बनाने और कचरा मुक्त शहरों की 5 स्टार रेटिंग में सभी नगर निगम को 5 स्टार और अन्य निकाय को 3 स्टार दिलाने के लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए 26 जनवरी 2022 से स्वच्छ प्रतिष्ठान सर्वेक्षण शुरू किया गया है। यह अभियान 15 दिन तक चलेगा। सर्वेक्षण में चयनित प्रतिष्ठानों को 14 फरवरी 2022 को पुरस्कृत किया जाएगा और इन निकायों को दिया जाएगा सिंबल ऑफ क्लीनलीनेस सम्मान। तो कब कहाँ से स्टार्ट किया गया है? तो सभी नगर निगम के लिए 5 स्टार और अगर नगर निकाय के लिए 3 स्टार रेटिंग दिलाने के लिए 26 जनवरी को स्टार्ट किए गए हैं। 26 जनवरी से वन विहार में वो भी चलाई गई है टॉय ट्रेन। 15 जनवरी से वन विहार में प्रकृति पथ स्टार्ट किया गया है और इसके लिए 14 फरवरी में पुरस्कृत दिया जाएंगे और क्या दिया जाएगा? सिंबल ऑफ क्लीनलीनेस सम्मान। भोपाल में खुलेगा कचरा कैफे। कबाड़ लाइए और डोसा इडली के कूपन ले जाइए। वाह, यहाँ पर कचरा लेकर आइए, खुला कचरा जो कैफ़े में आपको जमा करना पड़ेगा और क्या मिलेगा उसके बदले? डोसा और इडली।
मध्य प्रदेश का पहला जियोलॉजिकल पार्क। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में नर्मदा नदी के तट पर लमेटा गांव में देश के पहले जियो पार्क की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इस पार्क की स्थापना मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा की जाएगी। गौरतलब है कि यह स्थल प्राकृतिक विरासत के संरक्षण के लिए यूनेस्को की भू विरासत की अस्थायी सूची में पहले ही मौजूद है। नर्मदा घाट के विशेष रूप में जबलपुर के भेड़ाघाट लमेटा घाट क्षेत्र में कई डायनासोर के जीवाश्म पाए गए हैं। 1828 में भारतीय सिविल सेवा अधिकारी विलियम स्ली मैन द्वारा लमेटा घाट से पहला डायनासोर जीवाश्म खोजा गया था। पहला देखिए यहाँ पर जबलपुर में क्या बन रहा है, तो जबलपुर में बन रहा है जियोलॉजिकल पार्क, और भोपाल में क्या बना था, प्राकृतिक पथ बना था और टॉय ट्रेन चलाई गई थी वन विहार में। और जबलपुर में बन रहा है जियोलॉजिकल पार्क जो कि लमेटा घाट के तट पर बनाया जाएगा। जबलपुर को पहले ही यूनेस्को की भू विरासत की अस्थायी सूची में रख दिया गया है। यहाँ से डायनासोर के जीवाश्म मिले हैं और अभी बड़वानी से 10 अंडे मिले हैं जो कि DP पांडे जी ने खोजे हैं। और डायनासोर के जीवाश्म कहाँ पे मिले हैं, तो लमेटा घाट से ही मिले हैं 1828 में। जो सिविल सेवा अधिकारी थे विलियम स्ली मैन ने इनको खोजा था। मांडू में देश का चौथा और प्रदेश का पहला डायनासोर फॉसिल पार्क बनेगा। मांडू के समीप प्रदेश का पहला डायनासोर फॉसिल नेशनल पार्क 13 फरवरी 2021 से मांडू महोत्सव के समय ही पर्यटकों के लिए खोला गया था। मांडू में डायनासोर जीवाश्म पार्क का नवीनीकरण कार्य पूरा किया गया है, जिसमें पर्यटकों को डायनासोर के 60.5 करोड़ वर्ष का इतिहास जानकारी मिलेगी। डायनासोर के रहन सहन, खान पान और उनके जीवन से जुड़ी जानकारी जानने के साथ ही पार्क में रहे डायनासोर के 24 अंडे और अन्य फॉसिल दिखाए जाएंगे। यहाँ पत्थर भी रखे गए हैं जहाँ बाजना पत्थर कहा जाता है। एक पत्थर भी रखा गया है जिसको क्या कहा जाता है, बाजना पत्थर कहा जाता है। मांडू महोत्सव का आयोजन 13 से 15 फरवरी 2021 तक किया गया था। तो मांडू में क्या बनेगा, डायनासोर फॉसिल पार्क, और जो पर्यटकों के लिए खोला गया है 2021 में। और यहाँ पे एक पत्थर रखा गया है जिसका क्या नाम है, बाजना पत्थर, और यहाँ पर 24 अंडे रखे गए हैं। वन्य प्राणियों के आगमन के लिए शिवनी के मोह गांव के खवासा तक देश का पहला ब्रिज बनाया जाएगा। वन्य प्राणियों के आवागमन के लिए शिवनी के मोह गांव में खवासा में एक ब्रिज बनाया जाएगा। केरल पर्यटन और मध्य प्रदेश पर्यटन के बीच 13 जनवरी 2021 को मध्य प्रदेश के पर्यटन मंत्री सुश्री उषा ठाकुर और केरल के पर्यटन मंत्री श्री की उपस्थिति में एक MOU साइन किया गया। केरल के साथ टूरिज्म के लिए MOU साइन किया गया है और मध्य प्रदेश का दूसरा राज्य बन गया है। ऐसा जो केरल है उसके साथ MOU करने वाले मध्य प्रदेश दूसरा राज्य बन गया है। जनवरी 2021 को तत्कालीन केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्म प्रधान ने बैतूल जिले के गांव बाचा में सौर ऊर्जा से रसोई गैस बनाने के प्रकल्प का लोकार्पण किया है। बैतूल जिले के घोड़ा डोंगरी विकासखंड के गांव बाचा में सौर ऊर्जा से ही रसोई बनाई जाती है। इस गांव में पहले से ही सौर ऊर्जा से स्ट्रीट लाइट और पाइप इत्यादि संचालित हो रहे हैं। इस प्रकार से अब गांव की ऊर्जा संबंधी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति सौर ऊर्जा से होती है। यह गांव देश का पहला गांव है जो सौर ऊर्जा चलित गांव बन गया है, बैतूल का बाचा गांव। और यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान ने सौर ऊर्जा से रसोई गैस बनाने का लगाया था, प्रकल्प लगाया था। तेंदुआ स्टेट का दर्जा। तेंदुआ की आबादी के अखिल भारतीय आकलन की रिपोर्ट केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन तत्कालीन मंत्री कौन है, पर्यावरण और जल एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने जारी की है। देश भर में तेंदुओं की संख्या 12,852 है और प्रदेश में 3,421 संख्या है। 3,421 संख्या है। इस प्रकार
देश में उपलब्ध तेंदुओं की संख्या में 25% अकेले मध्य प्रदेश में है। इसी के साथ मध्य प्रदेश ने कर्नाटक और महाराष्ट्र को पीछे छोड़कर तेंदुआ स्टेट का दर्जा हासिल कर लिया है। देश में तेंदुओं की आबादी में औसतन 60% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि 80% की बढ़ोतरी मध्य प्रदेश में हुई है। तो देखिए ओवरऑल तेंदुए कितने हैं, तो 13,852 टोटल हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में कितने हैं, तो 3421 संख्या है, मतलब 3421 संख्या सिर्फ मध्य प्रदेश में है, जो कि पूरे भारत का 25% है। और 80% की बढ़ोतरी मध्य प्रदेश में देखी गई है और ओवरऑल पूरे भारत में 60% की बढ़ोतरी हुई है। कूनो एवं वन संरक्षण का न्यूयॉर्क फिल्म महोत्सव के चयन वन विभाग की 2 शॉर्ट फिल्म कूनो द फॉरगेटन प्राइज और वन रक्षक प्रोटेक्ट्स एंड द पैराडाइज, इनका चयन किया गया है। कूनो वन रक्षक का न्यूयॉर्क फिल्म महोत्सव में यहाँ की 2 शॉर्ट फिल्मों को चुना गया है, जिनमें से नाम है कूनो द फॉरगेटन प्राइड और वन रक्षक प्रोटेक्ट्स ऑफ द पैराडाइज को चुना गया है। इस वर्ष अक्टूबर में न्यूयॉर्क में होने वाले वन्य जीव संरक्षण फिल्म महोत्सव के लिए इनको चुना गया है। ये फिल्में समुदाय द्वारा किए गए प्रयासों को प्रदर्शित करती हैं। हरदा देश का पहला जिला है जहां 550 आंगनवाड़ी सौर ऊर्जा से रोशनी होगी। यह प्रयास हरदा जिले में एनर्जी स्वराज फाउंडेशन द्वारा किया गया है। जो हरदा है वहां पर क्या किया गया है, जो 500 आंगनवाड़ियाँ होंगी उनमें सौर ऊर्जा से ये रोशनी दी जाएगी और ये प्रयास किया है एनर्जी स्वराज फाउंडेशन द्वारा। इंडियन जाइंट सिक्वल सतपुड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्र के घने जंगलों के ऊंचे पहाड़ों में रहने वाली गिलहरी की संख्या में वृद्धि हुई है। इस गिलहरी को नन्ही के नाम से जाना जाता है। इंडियन जॉइंट सिक्वल को उड़ने वाली गिलहरी भी कहा जाता है। यह मुख्यतः दक्षिण भारत के घने जंगलों में पाई जाती हैं। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की पहचान यहाँ के बाघ हैं, लेकिन विभाग ने जॉइंट सिक्वल को STR प्रबंधन ने अपने विभागीय मानों में स्थान दिया है। इसको क्या कहा जाता है, नन्ही के नाम से भी जाना जाता है। उड़ने वाली गिलहरी है जो कि सतपुड़ा के टाइगर रिजर्व में पाई जाती है। जबलपुर में वाइल्ड लाइफ का म्यूजियम बनाया जाएगा। इन्हें वन्य प्राणियों के अवशेष के साथ उनकी प्रकृति भी रखी जाएगी। इसके साथ यहाँ प्रदेश का पहला म्यूजियम होगा जो कि वाइल्ड लाइफ से संबंधित है। जबलपुर में बनाया जा रहा है, जियो पार्क जबलपुर में ही बनाया जा रहा है। जलाशय की जल भंडारण क्षमता की पुनर्स्थापना करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य होगा। जितने भी जलाशय हैं उनका पुनर्भरण करने की क्षमता का पुनर्स्थापन करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य होगा। प्रदेश की पहली सोलर सिटी बनेगी सांची। घर, दफ्तर, सड़क आदि की लाइटें सोलर ऊर्जा से प्रकाशित होंगी। उड़ीसा का कोणार्क पहला ऐसा शहर होगा जिससे पूरी तरह से सोलर सिटी बनाया जा रहा है। यानी सांची देश का दूसरा शहर होगा जो कि पूर्ण सोलर एनर्जी पर प्रकाशित होगा। चांदा की राखियाँ वन्य विभाग की अनूठी पहल है। पालपुर कूनो नेशनल पार्क में चीता परियोजना के अंतर्गत चीता संरक्षण के प्रति जागरूकता लाने के लिए वन विभाग ने माता चीता चांदा के नाम से 10,000 राखियां बांटी और आसपास के गांव को चांदा की राखी बांधने की अनूठी पहल शुरू की। वन विभाग ने वन्य जीवन के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए चिंटू चीता नाम से शुभांकर भी जारी किया है। ये किसने किया, देखिए पहला शुभांकर जारी करने वाला नेशनल पार्क कान्हा किसली नेशनल पार्क था, जिसका नाम था क्या, भूर सिंह, और रोशन चक्रवर्ती ने इसको बनाया था, है ना, भूर सिंह को। अब आता है कौन, चिंटू चीता। ये भी शुभंकर जारी किया है पालपुर कूनो ने और यहाँ पर एक अनूठी पहल चलाई जा रही है जिसका नाम है चांदा की राखी। चांदा एक मादा है जिसके नाम, मतलब मादा चीता है जिसके नाम से 10,000 राखियाँ आसपास के गांव में बांटी गई हैं। ऑक्सीजन टैक्स विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय बन गया है जो अपनी परिषद में सुबह शाम घूमने आने वाले लोगों पर जल्दी ही ऑक्सीजन टैक्स लगाएगा। यह टैक्स स्वैच्छिक रहेगा। इसका उद्देश्य विश्वविद्यालय परिषद में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाना होगा।
ऑक्सीजन टैक्स कहाँ पे लगाया जा रहा है, तो विक्रम विश्वविद्यालय में लगाया जा रहा है, जो उनकी परिषद में सुबह शाम घूमने आते हैं उन पर लगाया जा रहा है। और स्वेच्छा से देना होगा उनको, यदि देना है तो दीजिए, नहीं देना तो मत दीजिए। इंदौर देश का पहला वाटर प्लस सिटी बन गया है। इंदौर ने देश की पहली वाटर प्लस सिटी होने का गौरव हासिल किया है और 5 बार स्वच्छता में फर्स्ट आने का भी रिकॉर्ड इंदौर के पास है। गौरतलब है कि वाटर प्लस का खिताब उन शहरों को प्रदान किया जाता है जिन्हें ODF डबल प्लस के सभी मानकों को पूर्ण किया हो, प्रदूषित वस्तुओं को ट्रीट कर पर्यावरण में छोड़ा जाता है और साथ ही ट्रीटेड वेस्ट वाटर का फिर से उपयोग सुनिश्चित किया जाता है, जो इन मानकों पर खरा उतरा है और इसे वाटर प्लस सिटी का खिताब मिल गया है इंदौर को। मारवेल घास, यह विशेष प्रकार की घास कूनो पालपुर अभयारण्य में सबसे अधिक पाई जाती है। इसकी छोटी बड़ी मध्यम और जमीन से चिपक कर रहने वाली प्रजाति होती है। सबसे अधिक छोटी और बड़ी मारवेल घास यहाँ लगाई गई है। इसमें प्रोटीन, शुगर और फाइबर और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इसमें पानी की मात्रा भी ज़्यादा होती है। इस घास की वजह से कूनो पालपुर अभयारण्य में शाकाहारी वन्य जीवों की संख्या तेजी से बढ़ेगी, जो रसगुल्ला घास के नाम से भी जानी जाती हैं। मारवेल घास कहाँ पर लगाई जा रही है, तो कूनो पालपुर अभयारण्य में लगाई जा रही है। इसको क्या कहा जाता है, तो रसगुल्ला घास भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, शुगर, फाइबर्स इसमें ज़्यादा होते हैं, तो इसके लिए उसको रसगुल्ला घास भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश का दूसरा बरगद पार्क, भोपाल की अहमदपुर नर्सरी में बरगद पार्क बनाया जा रहा है। यह पार्क देश का दूसरा बरगद पार्क होगा जहां बरगद की 21 प्रजातियां एक जगह पर देखने को मिलेंगी। पहला बरगद पार्क इंदौर में बनाया गया है, दूसरा कहाँ पे बन रहा है, तो भोपाल में बन रहा है और यहाँ पर 21 प्रजातियां देखने को मिलेंगी। और देखिए पालपुर कूनो में क्या है, तो वहाँ पे चिंटू चीता का एक शुभंकर जारी किया गया है और वहीं पे चलाया गया है क्या, चांदा की राखी अभियान। और पालपुर कूनो में ही क्या लगाई जा रही है, रसगुल्ला घास, जिसको मार्वेल घास भी कहा जाता है। फिशिंग कैट, पन्ना टाइगर रिजर्व में वन्य जीवों के मामले में एक अद्भुत मछली खाने वाली दुर्लभ प्रजाति पहली बार कैमरा में ट्रैप हुई है। पन्ना टाइगर रिजर्व के मध्य में तकरीबन 55 किलोमीटर तक प्रभावित होने वाली केन नदी के आसपास फिशिंग कैट की उपस्थिति के संकेत पहले ही प्रस्तुत हुए हैं, पर फोटो के रूप में पहला प्रमाण अभी प्रस्तुत हुआ है। फिशिंग कैट की विशेषता यह होती है कि मछलियों को अपना भोजन बनाती है। आमतौर पर फिशिंग कैट की प्रजाति विलुप्त हो चुकी है। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अधिसूची 1 में फिशिंग कैट का शिकार किया जाना प्रतिबंधित है। तो ये कहाँ पर पाई गई है, मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में इसको देखने मिला है फिशिंग कैट। और ये सूची 1 में फिशिंग कैट का शिकार प्रतिबंधित है। मध्य प्रदेश के सागर जिले में नया वन्यजीव अभयारण्य बनाया जाएगा। वन्यजीव संरक्षण के प्रयासों को विस्तार देते हुए प्रदेश के आरक्षित वन क्षेत्र में 10 नवीन अभयारण्य बनाए जाने के निर्देश के पालन में वन विभाग ने यह महत्वपूर्ण फैसला किया है और मध्य प्रदेश के विभाग द्वारा उत्तर सागर वन मंडल का 25,864 हेक्टेयर क्षेत्र अभयारण्य के लिए चुना गया है। इसका मुख्यालय सागर होगा और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभयारण्य उत्तर सागर इसका नाम रखा जाएगा। क्या नाम रखा जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभयारण्य उत्तर सागर। और ये कहाँ पे बनाया जा रहा है, सागर में बनाया। इससे पहले सागर में एक नौरादेही अभयारण्य भी स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभयारण्य है। अब दूसरा बन रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उत्तर सागर अभयारण्य। मध्य प्रदेश में प्रस्तावित अन्य अभयारण्य भी हैं। राजा दलपत शाह अभयारण्य मंडला में है, क्योंकि दलपत शाह गौड़ शासक थे और इनका शासन कहाँ पे था, मंडला क्षेत्र में था, इसलिए कहाँ पे बन रहा है, मंडला में बन रहा है दलपत शाह अभयारण्य। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अभयारण्य ये बनेगा हरदा में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अभयारण्य कहाँ बन रहा है, हरदा में बन रहा है और हरदा की 550 आंगनवाड़ियों को सौर ऊर्जा से संचालित किया जाएगा हरदा को।
सरदार वल्लभ भाई पटेल अभ्यारण्य ये सीहोर में बनाया जाएगा। महात्मा गांधी अभ्यारण्य बुरहानपुर में, जमुना देवी अभ्यारण्य धार में, सरभंगा अभ्यारण्य सतना में, अहिल्याबाई होलकर अभ्यारण्य इंदौर में और संजय गांधी अभ्यारण्य छिंदवाड़ा में बनाया जाएगा। देखिए, दलपत शाह ने कहाँ राज किया है, तो मंडला में किया है, तो इसलिए उनका अभ्यारण्य मंडला में बनाया जा रहा है। राजेंद्र प्रसाद अभ्यारण्य, हरदा की अभी 550 आंगनवाड़ियों को सौर ऊर्जा से प्रकाशित किया गया है, तो ये क्या है, प्रसाद ही तो है ना। तो स्वराज फाउंडेशन उसको स्टार्ट किया है, लेकिन ये राजेंद्र प्रसाद अभ्यारण्य भी कहाँ बनाया जा रहा है, हरदा में बना रहा है। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल की इतनी बड़ी प्रतिमा बनाई गई है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, वो कितनी ऊपर है, तो सब लोग आते हैं ना देखने, उसको सी करने आते हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल अभ्यारण्य को भी देखने आएंगे लोग, तो सीहोर में इसको बनाया जा रहा है। महात्मा गांधी अभ्यारण्य, देखिए महात्मा गांधी जो ग्रामोद्योग विश्वविद्यालय है वो कहाँ पर है, चित्रकूट सतना में स्थित है। महात्मा गांधी अभ्यारण्य कहाँ बनाया जाएगा, बुरहानपुर में बनाया जाएगा, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है, बुरहानपुर में। जमुना देवी अभ्यारण्य कहाँ पे बनाया जा रहा है, धार में बनाया जा रहा है। इसकी जमुना को देनी है धार, तो जमुना देवी अभ्यारण्य धार में बनाया जाएगा। सरभंगा, ये सबको करते हैं, सताते हैं सब लोग को, सतभंगा सबको सताते हैं, तो इसका अभ्यारण्य कहाँ बनाया जा रहा है, सतना में। सरभंगा अभ्यारण्य सतना में। अहिल्याबाई होलकर अभ्यारण्य, अहिल्याबाई इंदौर से संबंधित है, तो अहिल्याबाई होलकर अभ्यारण्य इंदौर में। संजय गांधी अभ्यारण्य, ये है अपने छिंदवाड़ा में स्टार्ट की जा रही है। 8-9 नए अभ्यारण्य बनाए जा रहे हैं और एक मध्य प्रदेश का भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य सागर में बनाया जा रहा है। रातापानी अभ्यारण्य में 103 विभिन्न प्रजातियों की तितली की खोज हुई है। रातापानी अभ्यारण्य में 3 दिनों तक चले तितली सर्वेक्षण के दौरान 14 राज्यों के 88 विशेषज्ञों ने 21 कैंप के 80 टेल्स पर पैदल गश्ती की और 103 विभिन्न प्रजातियों की तितलियों की खोज कर सूचीबद्ध कर लिया है। सर्वेक्षण की अत्यंत दुर्लभ प्रजाति में पचमढ़ी की ब्रुश ब्राउन, एंगल पायरेट, ब्लैक राजा, नवाब कॉमन ट्री ब्राउन, ट्राई कलर्ड प्राइड प्लेट तितलियां यहाँ पर मिली हैं। देखिए पचमढ़ी में क्या है, 5 वो हैं मणि, मतलब 5 गुफाएं वहाँ पे पाई जाती हैं, पांडव गुफाएं भी कहते हैं, है ना। तो उनको क्या है, ब्राउन ब्रश से पेंट किया गया है, तो ब्राउन ब्रश वहाँ पर मिल जाती हैं तितलियाँ। और एंगल पायरेट भी वहाँ मिलती है। ब्लैक राजा मतलब जो ब्लैक होगी और वहाँ पर राज करती है पचमढ़ी, एंगल पायरेट और ब्लैक राजा। नवाब कॉमन ट्री ब्राउन, नवाब है वहाँ की कॉमन ट्री ब्राउन। ट्राई कलर्ड प्राइड प्लेट तितली देखी गई है वहाँ पे। अब आता है पन्ना टाइगर रिजर्व में बना डॉन स्क्वाड। वन्य जीव संरक्षण में आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल करने की पहल करते हुए पन्ना टाइगर रिजर्व ने ड्रोन स्क्वाड का संचालन करना शुरू कर दिया गया है। प्रत्येक महीने ड्रोन स्क्वाड संचालन की मासिक कार्य योजना स्टार्ट की गई है। ड्रोन स्क्वाड से वन्य जीवों की खोज, उनके बचाव और जंगल की आग का स्रोत पता लगाने और उसके प्रभाव का तात्कालीन जानकारी जुटाने, संभावित मानव पशु संघर्ष के खतरे को टालने और वन्य जीव संरक्षण संबंधी कानून का पालन करने में मदद करेगा। कहाँ पे स्टार्ट की जा रही है ड्रोन स्क्वाड, तो ये की जाएगी पन्ना में, और पन्ना में ही वो देखी गई है फिशिंग कैट, जो कि एक दुर्लभ जाती है या फिर विलुप्त प्राय जाती है की मछली। रूफटॉप सोलर एनर्जी, रूफटॉप सोलर एनर्जी से बिजली उत्पादन मामले में देश के 5 शहरों में भोपाल भी शामिल हो गया है। मध्य प्रदेश का यह इकलौता शहर है जहां इतनी मात्रा में सोलर एनर्जी का उत्पादन होता है। रिन्यूएबल एनर्जी के इस मोड से भोपाल में बिल्डिंगों की छत पर सूरज की रोशनी से 58 मेगावाट बिजली उत्पादित हो रही है। यह बिजली घरों, दफ्तरों और व्यावसायिक संस्थानों, सरकारी इमारतों की छतों पर लगे सोलर पैनल से उत्पादित हो रही है। ऊर्जा विकास निगम और मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा सोलर एनर्जी के क्षेत्र में कार्य किया गया है।
देखिए, इससे पहले हम मध्य प्रदेश में 3 सोलर एनर्जी से संबंधित न्यूज़ पढ़ चुके हैं। पहली ये न्यूज़ आती है, भोपाल के जो रूफटॉप पर सोलर एनर्जी से बिजली उत्पादन करने में मध्य प्रदेश का देश में एक शहर लिया गया है भोपाल, जो कि देश के 5 शहरों में से एक है। इससे पहले हम हरदा की 550 आंगनबाड़ियों को देख चुके थे, जो कि सोलर एनर्जी से चलने वाली हैं। एक सोलर सिटी बनाई जाएगी क्या सांची को, जो कि देश की दूसरी होगी। और हमने देखा था कि जो बैतूल का बांचा गांव है, वहाँ पर सोलर एनर्जी का एक प्लांट लगाया गया है। नीमधान एडवेंचर टूर, पर्यटकों और एडवेंचर के लिए पर्यटन विभाग ने वन विभाग के सहयोग से पचमढ़ी में 2 अक्टूबर 2021 से नवाचार के रूप में नीमधान एडवेंचर टूर की शुरुआत की है। नीमधान एडवेंचर टूर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्र से संचालित होगा। इसमें पर्यटक एडवेंचर टूर के दौरान वाइल्ड लाइफ, रॉक पेंटिंग, बटरफ्लाई पार्क, कॉफ़ी गार्डन देखने के साथ लॉन्च में 2 कुटकी ज्वार बाजरा से बने व्यंजन का लुत्फ भी ले सकते हैं। तो ये कहाँ पे स्टार्ट किया गया है? ये सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में स्टार्ट किया गया है और वन विभाग के सहयोग से इसको स्टार्ट किया गया है। 2 अक्टूबर 2021 से इसको स्टार्ट किया है नीमधान एडवेंचर टूर। देश में भोपाल वाराणसी के बाद दूसरा ऐसा शहर होगा जहां सूखे कचरे से टेरिफाइड चारकोल कोयला बनाया जाएगा, जिसका उपयोग बिजली उत्पादन के लिए किया जाएगा। देखिए, भोपाल में एक वो भी था कि ओपन कैफ़े खोला गया था, जहाँ पर कचरा लेकर आइए और डोसा और इडली लेकर जाइए, उसके कूपन मिल रहे थे। और यहाँ पर भोपाल में ही सोलर एनर्जी से सबसे ज़्यादा जो रूफ टॉप पर जो सोलर पैनल लगाए गए हैं, उससे सरकारी दफ्तर, व्यवसायिक काम में और घरों में बिजली दी जा रही थी। और यहीं पर लगाया जाएगा सूखे कचड़े से बनाया जाएगा टेरिफाइड चारकोल, जो कोयला बनाया जाएगा, उससे बिजली उत्पादन में मदद मिलेगी। और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में क्या स्टार्ट किया गया है? तो नीमधान एडवेंचर टूर स्टार्ट किया गया है, जहाँ पर क्या की जाएगी? वाइल्ड लाइफ, रॉक पेंटिंग, बटरफ्लाई पार्क और कॉफ़ी गार्डन दिखाए जाएंगे। और लंच के टाइम पे कुटकी, बाजरा और ज्वार के व्यंजन खिलाए जाएंगे। अब आते हैं वेटलैंड मित्र सम्मानित। इफ्को प्रमुख सचिव द्वारा तालाब संरक्षण एवं तालाब के आसपास बसे गांव के लोगों को सारस बचाने में सराहनीय प्रयास करने के लिए वेटलैंड मित्र एवं पक्षी विशेषज्ञ श्री मोहम्मद खालिक और डॉक्टर संगीता राजगीर, डॉक्टर श्री भुवनेश्वर और श्री अंकित को सम्मानित किया गया है। वेटलैंड मित्र से मोहम्मद खालिद, संगीता राजगीर, भुवनेश्वर और श्री अंकित को सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश के 4 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है वेटलैंड मित्र सम्मान से। राज करे भुवनेश्वर भवन में और अंकित हो उसका अंकित। देखिए, 4 व्यक्ति सुने गए हैं। मित्र कैसा होना चाहिए? वेटलैंड मित्र, है ना। तो वेटलैंड मतलब जितने भी तालाब हैं उनके आसपास जो सारस है उनको बचाने के लिए इनको दिया गया है। तो इसमें पहले तो उनकी यहाँ की जगह खाली कर दी, फिर वहाँ पे एक संगीत बजाने लगे और एक भवन बना दिए गए, जो कि ये अंकित करते हैं कि यहाँ पे सारस है। तो 4 व्यक्तियों के नाम हो गए, मोहम्मद खालिद, संगीता राजगीर और भुवनेश और अंकित को इनसे सम्मानित किया गया है। प्रदेश में 3 और तालाबों को रामसर साइट सहमति, मतलब 3 और तालाबों को रामसर साइट घोषित किया गया है। इंदौर के 2 तालाबों को, जो कि सिरपुर और यशवंत सागर और माधव नेशनल पार्क की शंख सागर झील को रामसर साइट के लिए सहमति प्रदान की गई है। इन तालाबों के विस्तृत वैज्ञानिक प्रस्ताव तैयार कर भारत सरकार को भेजे जा रहे हैं। तो कहाँ किन को शामिल करने की पहल की गई है? तो अभी तक रामसर साइट में मध्य प्रदेश के 3 शहरों को और शामिल करने की घोषणा की गई है। तो इंदौर के हैं 2 तालाब, जिनका नाम है सिरपुर और यशवंत सागर, और माधव नेशनल पार्क का है सांख्य सागर तालाब। अवशिष्ट प्रबंधन और निष्पादन करने के लिए नगर निगम भोपाल, NEPC और भोपाल RNG प्राइवेट लिमिटेड के मध्य 200 टन प्रतिदिन गीले
कचरे से बायो CNG प्लांट और 400 टन प्रति सूखे कचरे से टेरिफाइड चारकोल प्लांट की स्थापना के लिए MOU साइन किया है। तो ये किया है किसने? नगर निगम भोपाल ने। किन के मध्य किया गया है? तो नगर निगम भोपाल और NTPC और भोपाल RNG प्राइवेट लिमिटेड ने समझौता किया है, जिसमें 200 टन प्रति गीले कचरे से बनाया जाएगा बायो CNG प्लांट और 400 प्रतिदिन टन के सूखे कचरे से बनाया जाएगा टेरिफाइड का चारकोल प्लांट लगाया जाएगा। आयुष वन 26 दिसंबर 2021 को मध्य प्रदेश के वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने आज़ादी के अमृत महोत्सव को चिर स्थायी बनाने के लिए प्रदेश में 9 जिलों में आयुष वन विकसित करने की घोषणा की है। वन मंत्री ने बताया है कि अगले साल पन्ना, भोपाल, गुना, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, अलीराजपुर, शहडोल और अनूपपुर जिले में 450 हेक्टेयर क्षेत्र में आयुष वन स्थापित किए जाएंगे। तो कितने होंगे? 450 हेक्टेयर क्षेत्र में आयुष वन बनाए जा रहे हैं। तो देखिए पूरब के देख लें, मध्य प्रदेश के पूर्वी कौन कौन से हैं? तो पूरब में आते हैं पन्ना और अलीराजपुर, नहीं पन्ना, शहडोल, अनूपपुर, 3 आते हैं पूर्वी, और पश्चिमी आते हैं अलीराजपुर, और मध्य में है भोपाल, खंडवा, बुरहानपुर और बैतूल है दक्षिणी जिले, और गुना है पूर्वी जिला। कितने चुने गए हैं? 9 जिलों में बनाए जाएंगे आयुष वन। फिर से पढ़ लेते हैं। पन्ना, अलीराजपुर और शहडोल और अनूपपुर, भोपाल, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल और गुना में बनाए जाएंगे 450 हेक्टेयर क्षेत्र में आयुष वन लगाए जाएंगे। इसकी घोषणा किसने की है? तो 26 दिसंबर डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने इसकी घोषणा की है। और अमृत महोत्सव की कार्यक्रम के तहत इसको स्टार्ट किया गया है। चर्चे में है दुलार किट। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने नगर निगम भोपाल द्वारा शुरू किए गए नवाचार रिसाइकिल, रीड्यूस और रीयूज के अंतर्गत दुलार किट, कंपोस्टेबल कैरी बैग और होम कंपोस्टिंग की शुभारंभ 8 दिसंबर 2021 से इसका शुभारंभ किया गया है। देखिए दुलार किट क्या है? तो जो अपनी नगर निगम है, कौन सी? जो नगर निगम भोपाल में है, इसको शुरू किया गया है ना। तो किसने किया है? भूपेंद्र सिंह ने किया है, जो कि नगरीय विकास एवं आवास मंत्री हैं। तो इन नवाचार को बढ़ावा देने के लिए रिसाइकल, रिड्यूस और रीयूज के अंतर्गत दुलार किट को लॉन्च किया गया है। इसमें क्या दिए जाएंगे? कंपोस्टेबल कैरी बैग दिए जाएंगे और होम कंपोस्टिंग के लिए शुभारंभ किया गया है 8 दिशाओं में स्टार्ट किया गया है 2021 मतलब 8 दिसंबर 2021 को इसको स्टार्ट किया गया है। कंपोस्टेबल कैरी बैग को सब्जी मार्केट सहित अन्य बाजारों में उपयोग के लिए व्यापारियों को प्रोत्साहित किया जाएगा और यह कैरी बैग केंद्रीय एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रमाणित है, जो कुछ दिनों में ही आसानी से जमीन के अंदर खत्म हो जाते हैं। उद्यानिकी विभाग द्वारा जैविक खेती के लिए चिन्हित किए गए हैं 6 मॉडल विकास खंडों में बड़वानी जिले का पाटी विकास खंड, शिवपुर का कराहल, झाबुआ, बालाघाट जिले का पारसवाड़ा और मंडला का नारायणगंज और शहडोल का गोहपारू विकासखंड शामिल किया गया है। जैविक खेती के लिए 6 मॉडल विकासखंड स्थापित किए गए हैं, जहां पर बड़वानी का पाटी मतलब बड़े बड़े लोग हैं तो वहाँ पर एक एक पटली लगा देंगे, है ना, पाटी विकास खंड। शहडोल सही में करेंगे कराहल मतलब शिवपुर कराहल का, झाबुआ का झाबुआ, बालाघाट का पारसवाड़ा, मंडला का नारायणगंज और शहडोल का गोहपुरा विकास खंड शामिल किए गए हैं जैविक खेती के लिए। 103 तरह के दुर्लभ जलीय पौधे से समृद्ध है भोपाल का बड़ा तालाब। बायोडाइवर्सिटी बोर्ड ने इसको स्टडी करके बताया है कि 103 तरह की दुर्लभ जलीय पौधे यहाँ पर मिलते हैं भोपाल के बड़े तालाब में।
अब आती है भारत वन स्थिति रिपोर्ट SIFR। इससे पहले हम थोड़ा सा एक रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने वन में क्या क्या पढ़ा। देखिए, पहली कॉलर बोन कहाँ पे थी? पेंच टाइगर रिजर्व में थी, और जिसकी मृत्यु हो गई है। T15 भी कहा जाता था, 19 शावकों को जन्म दे चुकी है। जलवायु परिवर्तन सतत विकास संस्थान को IPCO में शामिल कर लिया गया है। प्रकृति पथ कहाँ में बनाया गया है? वन विहार में बनाया गया है 15 जनवरी को। डायनासोर के अंडे मिले हैं बड़वानी में, जो कि 10 प्रकार के अंडे हैं, और DP पांडे जी ने इसको खोजा है। पहला नेशनल पार्क बनेगा जहाँ पर टॉय ट्रेन चलाई जाएगी, वन विहार। स्वच्छता प्रतिष्ठित सर्वेक्षण में 5 स्टार दिए जाएंगे नगर निगम को, और 3 स्टार रेटिंग दी जाएगी नगर निकाय को। 26 जनवरी से 15 दिन के लिए चलाया गया है स्वच्छ प्रतिष्ठान सर्वेक्षण। इसमें सिंबल ऑफ क्लीननेस सम्मान दिया जाएगा। और भोपाल में खुला कचरा लेकर आइए और डोसा इडली के कूपन ले जाइए स्टार्ट किया गया है। भारतीय भू सर्वेक्षण विभाग द्वारा जबलपुर में लमेटा घाट में बनाया जाएगा जियो पार्क। प्राकृतिक विरासत यूनेस्को की भू विरासत की अस्थायी सूची में जो जबलपुर है उसको शामिल कर लिया गया है भेड़ाघाट को। यहाँ पे पहला डायनासोर जीवाश्म एकत्रित किए गए थे इससे पहले लमेटा घाट में। मांडू में बनेगा चौथा और प्रदेश का पहला डायनासोर फॉसिल पार्क। कहाँ पे बन रहा है? मांडू में बन रहा है। वन्य जीव का आवागमन के लिए सिवनी में बनाएंगे, मोह गांव में खवासा में ब्रिज बनाया जाएगा। केरल के साथ पर्यटन के लिए मध्य प्रदेश पर्यटन ने समझौता किया है। बैतूल जिले के गांव बाचा में सौर ऊर्जा से रसोई गैस बनाई जाएगी। तेंदुआ स्टेट का दर्जा मध्य प्रदेश को मिल गया है, जो कि प्रकाश जावड़ेकर ने इसको जारी की थी। तेंदुआ की रिपोर्ट पूरे भारत में 12,852 तेंदुए हैं और मध्य प्रदेश में 3,421 तेंदुए पाए गए हैं। कूनो में की जो फिल्म है वन रक्षक की, न्यूयॉर्क फिल्म महोत्सव में इसकी 2 फिल्में पेश की जाएंगी, जिनका नाम है कूनो द फॉरगेटन प्राइड और वन रक्षक प्रोटेस्ट फॉर द पैराडाइज में इसको शामिल किया जाएगा। हरदा जिले पहला ऐसा जिला होगा जहाँ की 550 आंगनवाड़ी सौर ऊर्जा से चलाई जाएंगी, जो कि एनर्जी स्वराज फाउंडेशन द्वारा स्टार्ट की गई हैं। जॉइंट सिक्वल जो गिलहरी है उसको नन्ही कहा जाता है और ये सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में पाई जाती है। जबलपुर में वाइल्ड लाइफ का म्यूजियम बनाया जाएगा और ये देश का पहला ऐसा म्यूजियम होगा जो कि वाइल्ड लाइफ के लिए बनाया जा रहा है। जियो पार्क भी जबलपुर में। जलाशयों को पुनर्भंडारण क्षमता को पुनर्स्थापित करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बना है। सोलर सिटी बन रही है मध्य प्रदेश की सांची। पहले इससे कोणार्क बन चुका है और सांची देश की दूसरी सिटी होगी जो कि सोलर एनर्जी से चलेगी। चांदा राखी ये स्टार्ट की गई है पालपुर कूनो को, और पालपुर कूनो ने ही चिंटू चीता को शुभंकर बनाया है। ऑक्सीजन टैक्स लगाएगा विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन। इंदौर देश का पहला वाटर प्लस सिटी बन गया है। और मार्वेल घास, जिसको रसगुल्ला घास कहा जाता है, इसको पालपुर कूनो अभ्यारण्य में लगाया गया है। दूसरा बरगद पार्क भोपाल में बन रहा है। पहला बरगद पार्क इंदौर में है। यहाँ पर 21 प्रकार की प्रजातियों को देखने मिल सकती है। फिशिंग कैट पन्ना टाइगर रिजर्व में ये कैट देखी गई है, जो कि भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अधिसूची 1 में इसका शिकार प्रतिबंधित है। सागर जिले में नया वन्यजीव अभ्यारण्य बनाया जाएगा, जो कि उत्तर सागर में बनाया जाएगा और इसका नाम रखा जाएगा भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य उत्तर सागर। इसका मुख्यालय सागर होगा और 25,864 हेक्टेयर क्षेत्र में इसको बनाया जाएगा। राजा दलपत शाह अभ्यारण्य मंडला में बनाया जाएगा। राजेंद्र प्रसाद अभ्यारण्य बनाया जाएगा हरदा में। वल्लभ भाई पटेल अभ्यारण्य बनाया जाएगा सीहोर में। महात्मा गांधी अभ्यारण्य बनाया जाएगा बुरहानपुर में। जमुना देवी अभ्यारण्य बनाया जाएगा धार में। सरभंगा अभ्यारण्य सतना में। अहिल्याबाई होलकर अभ्यारण्य इंदौर में और संजय गांधी अभ्यारण्य छिंदवाड़ा में बनाया जाएगा। रातापानी टाइगर रिजर्व में 103 विभिन्न प्रजातियों की तितली देखी गई हैं, जिनमें तितलियों के नाम है ब्राउन ब्रश, एंगल पायराइट, ब्लैक राजा, नवाब, कॉमन ट्री ब्राउन, ट्राई कलर्ड प्राइड प्लेट तितली यहाँ पर देखी गई हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व में ड्रोन स्क्वाड स्टार्ट किया गया है। रूफटॉप सोलर एनर्जी में देश के 5 शहरों में भोपाल को भी शामिल किया गया है।
और ये ऊर्जा विकास निगम और मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रयासों से स्टार्ट हुआ था। नीमधाम एडवेंचर टूर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में स्टार्ट किया जाएगा। यहाँ पर वाइल्ड लाइफ, रॉक पेंटिंग, बटरफ्लाई पार्क और कॉफ़ी गार्डन दिखाए जाएंगे और दोपहर के लंच में कुटकी, जवार और बाजरा का व्यंजन दिया जाएगा। देश भोपाल और वाराणसी के बाद दूसरा ऐसा शहर होगा जहाँ पर सूखे कचरे से ट्राइफाइड कोयला बनाया जाएगा, जो कि बिजली बनाने के काम में आएगा। वेटलैंड मित्र सम्मानित किए गए हैं मध्य प्रदेश के 4 व्यक्तियों को, जिनमें से है जो समुद्र हैं, सागर या फिर तालाब हैं, इनके आजू बाजू के सारस की प्रजातियों को बढ़ावा देने के लिए इनको दिया गया है। तो इनके नाम है खालिद मोहम्मद खालिद, संगीता, राजगीर, भुवनेश्वर और अंकित को सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश के 3 तालाबों को रामसर साइट में घोषित करने के लिए सहमति दी गई है, जो कि है इंदौर के 2 तालाब, सिरपुर और यशवंत सागर। माधव नेशनल पार्क का है सांख्य सागर। अवशिष्ट पदार्थों से 200 टन प्रतिदिन गीले कचरे से बनाई जाएगी बायो CNG प्लांट लगाया जाएगा भोपाल में, और 400 टन प्रतिदिन के हिसाब से टेरिफाइड का चारकोल का प्लांट लगाया जाएगा। इसके लिए भोपाल नगर निगम ने NTPC और भोपाल RNG प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता किया है। दुलार किट ये स्टार्ट की गई है। रिसाइकल, रीयूज और रिड्यूस के अंतर्गत दुलार किट लॉन्च की गई है, जिसको कंपोस्टेबल कैरी बैग और होम कंपोस्टिंग के लिए 8 दिसंबर 2021 को लॉन्च किया था भूपेंद्र सिंह ने। और आयुष वन स्टार्ट किए जाएंगे मध्य प्रदेश के 9 जिले में, जो कि अमृत महोत्सव को चिरस्थायी बनाने के लिए वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने इसकी घोषणा की थी 26 दिसंबर 2021 को। इनमें जिले चुने गए हैं तो पूर्व के हैं पन्ना, अनूपपुर और शहडोल, पश्चिम का है अलीराजपुर, दक्षिण का है बुरहानपुर, खंडवा, बैतूल और पूरब का है गुना और मध्य का है भोपाल। उद्यानिकी विभाग द्वारा 6 जैविक खेती के लिए 6 मॉडल विकास खंड बनाए जाएंगे। तो बड़वानी का है पाटी विकास खंड, शिवपुर का है कराहल, झाबुआ का है झाबुआ, बालाघाट का है पारसवाड़ा, मंडला का है नारायणगंज और शहडोल जिले का है गोहपारू विकास खंड। और 103 प्रकार की जलीय प्रजाति पाई जाती हैं भोपाल के बड़े तालाब में। भारत में वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2021। भारतीय वन सर्वेक्षण FCI देहरादून केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत एक प्रमुख राष्ट्रीय संगठन है, जो नियमित रूप से देश के वन संसाधनों के मूल्यांकन और निगरानी के लिए उत्तरदायी है। भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। MOEFCC के अंतर्गत संस्थान भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान FCI देहरादून के तत्वाधान में निर्मित अपनी रिपोर्ट 13 जनवरी 2022 को जारी की गई है। यह वन रिपोर्ट 2021 से संबंधित प्रमुख बिंदु। वर्ष 1987 में भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट को 2 वर्ष के अंतराल में भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जारी किया जाता है। पहली वन रिपोर्ट 1987 में जारी की गई थी और वर्ष 2021 की रिपोर्ट है, 17वीं रिपोर्ट है ये। ISFR का उपयोग वन प्रबंधन के साथ साथ वानिकी और कृषि वानिकी क्षेत्रों में नीतियों के नियोजन और निर्माण में किया जाता है। वनों की 3 श्रेणियों का सर्वेक्षण किया गया है, जिसमें भौगोलिक क्षेत्र का सम्मिलित है। अत्यधिक सघन वन जो कि है 3.04%, मध्यम सघन वन जो कि है 9.33% और खुले वन 9.34%। 3 श्रेणियों में बांटा गया है वनों को। पहले है सघन वन और मध्यम वन और खुले वन। सघन वन बहुत कम है जो कि है 3.04% और मध्यम सघन वन है उससे ज़्यादा 9.33% और खुले वन है 9.34%। कुल भौगोलिक क्षेत्र 32,87,400
469 वर्ग किलोमीटर पर पूरा भौगोलिक क्षेत्र है। इसमें कुल वन आवरण 2021 में कितना था, तो 2021 में था 7,13,779 वर्ग किलोमीटर, जो कि 21.71% था। 2019 में 7,12,239 वर्ग किलोमीटर था, जो कि 21.67% भाग पर फैला हुआ था। मतलब मध्य प्रदेश में अभी ज़्यादा अब वनावरण क्षेत्र है। 2021 में कम, 20 में कम था, 2021 में ज़्यादा है। सघन वन कितने हैं, तो सघन वन में आते हैं 2021 में 99,779 वर्ग किलोमीटर, और 2019 में आते हैं 99,278 वर्ग किलोमीटर। अभी वन सघन वन है 3.04% और 2019 में थे 3.02%। मध्यम सघन वन 2021 ये है 3,06,890 वर्ग किलोमीटर में पूरा मध्यम सघन वन था। और इसमें 2019 का ही है ये, और 9.33% पर ये फैला हुआ था। 2019 में 3,08,472 वर्ग किलोमीटर था और 9.39% पर था। जो मध्यम सघन वन है वो 2019 में ज़्यादा थे और अभी कम है। खुले वन 3,07,120 वर्ग किलोमीटर में है, जो कि 9.34% है, और 2019 में 3,04,499 वर्ग किलोमीटर पे था, जो कि 9.26% क्षेत्र पर फैला हुआ था। अब आते हैं इसके कुछ बिंदु, इनके क्षेत्रों के किलोमीटर में कितना है क्षेत्रफल में, और कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। देश में वन एवं वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल, मतलब वन और वृक्षों से आच्छादित मतलब पूरा कवर्ड है, तो ये है 8,09,537 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है और 24.62% पर ये है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वन आवरण मतलब फॉरेस्ट कवर एरिया कितना है, तो 7,13,779 वर्ग किलोमीटर पर है और 21.71% भाग पर ये फैला हुआ है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वृक्ष आवरण क्षेत्र मतलब ट्री से कवर्ड एरिया कितना है, तो ये है 95,748 वर्ग किलोमीटर और 2.91% पर ये फैला हुआ है। वनाच्छादित क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हुई है, तो 1,540 वर्ग किलोमीटर और 0.22% की वृद्धि हुई है। वृक्षों में आच्छादित क्षेत्रफल में वृद्धि तो 721 वर्ग किलोमीटर की हुई है, मतलब क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई है वनाच्छादित में, और 0.76% पूरा एरिया है। वनावरण और वृक्षावरण क्षेत्रों की कुल वृद्धि कितनी हुई है, तो वनावरण और वृक्षावरण में कितनी वृद्धि हुई है, तो ये हुई है 2,261 वर्ग किलोमीटर और 0.28% की वृद्धि देखी गई है। देखिए पूरा वनों से कवर्ड यदि एरिया देखा जाए तो वो 8 लाख की समथिंग आता है, और वनावरण क्षेत्र देखा जाए फॉरेस्ट से कवर तो 7 लाख, और वृक्षों से मतलब ट्री कितने हैं तो 95,000। वनों से आच्छादित क्षेत्रफल कितना है, तो 1540। वृक्षों से आच्छादित क्षेत्र है 721 और वनों और वृक्षों से कुल आच्छादित क्षेत्र है 2,261 वर्ग किलोमीटर। भारत का वन क्षेत्रफल 7,13,779 वर्ग किलोमीटर है। यह देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.71% है, जो वर्ष 2019 से 21.67% से 0.04% अधिक वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष
1.5401 वर्ग किलोमीटर के अतिरिक्त वन आवरण के साथ वृक्षों के आवरण में 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई, अर्थात वर्ष 2021 के आकलन की तुलना में वर्ष 2019 के आकलन की तुलना में वर्ष 2021 रिपोर्ट के अनुसार देश के कुल वन आवरण और वृक्षावरण यानी कुल वन क्षेत्र में 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई थी। कितनी हुई है? 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है 2020 मतलब 21 में 2019 की तुलना में। और यदि ओवरऑल देखा जाए तो 721 किलोमीटर की वृद्धि हुई है वन आवरण में। वनों की स्थिति से संबंधित राज्यवार डाटा या आंकड़े। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले शीर्ष राज्य हैं। सबसे ज़्यादा वाले शीर्ष राज्य में 5 राज्य आते हैं: मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में वन है, तो मध्य प्रदेश में है 77,452.60 वर्ग किलोमीटर पर। अरुणाचल प्रदेश में है 66,430 वर्ग किलोमीटर पर। छत्तीसगढ़ में है 55,716 वर्ग किलोमीटर पर। उड़ीसा में है 52,155 वर्ग किलोमीटर में और महाराष्ट्र में है 50,797 वर्ग किलोमीटर में। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वृद्धि वाले शीर्ष राज्य मतलब कितने क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है, तो सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है आंध्र प्रदेश में, फिर तेलंगाना में, फिर उड़ीसा, कर्नाटक और झारखंड में। सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में देखी गई है जो कि है 637 वर्ग किलोमीटर, तेलंगाना में है 632 वर्ग किलोमीटर, उड़ीसा में है 737 वर्ग किलोमीटर, कर्नाटक में है 155 वर्ग किलोमीटर और झारखंड में है 110 वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक वन आवरण या फॉरेस्ट कवर प्रतिशत कितना है, तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट से जो कवर एरिया है वो है मिजोरम, उसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश, फिर मेघालय, मणिपुर और नागालैंड। 5 में मध्य प्रदेश कहीं पे भी नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर है, तो सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश में है। और सबसे ज़्यादा वन फॉरेस्ट कवर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मिजोरम में है। तो मिजोरम में है 84.53%, अरुणाचल प्रदेश में है 79.33%, मेघालय में है 76.00% और मणिपुर में है 74.34% और नागालैंड में है 33.90%। केंद्र शासित प्रदेशों में वन स्थिति। इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश का अरुण छत्तीसगढ़ उड़ के जाएगा और महान हो जाएगा। मध्य प्रदेश का अरुण छत्तीसगढ़ उड़ के जाएगा और महान हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, फिर अरुणाचल प्रदेश में, फिर छत्तीसगढ़ में, फिर उड़ीसा में और महाराष्ट्र में। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है तो हर इंसान साथ दे रहा है, तो 77,000 वन किलोमीटर पर ये फैले हुए हैं। अरुणाचल प्रदेश तो अब उड़ेगा कौन, जो छोटा सा होगा, तो अरुण कैसा छोटा है तो 6 डबल बार आता है। छत्तीसगढ़ 55,000 में है और उड़ीसा में 52,000 वर्ग किलोमीटर पर और महाराष्ट्र 50,000 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल कहाँ पर है, तो सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल है आंध्र प्रदेश में वृद्धि हुई है ना। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटक और झारखंड। सर्वाधिक वन आवरण क्षेत्र कहाँ पर है, तो उत्तर जो पूर्वी भारत है, उत्तर पूर्वी भारत है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा वन आच्छादित क्षेत्र देखे जाते हैं। तो इसमें आता है मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड। अब आता है केंद्र शासित प्रदेशों में वन स्थिति। क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण वाला केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर, जहाँ पर 21,387 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा वन है। फिर आता है क्षेत्रफल के अनुसार न्यूनतम वन आवरण वाला क्षेत्र है चंडीगढ़ और यहाँ पर 22.88 वर्ग किलोमीटर पर है।
मध्य प्रदेश में मतलब जम्मू कश्मीर में 21,387 वर्ग किलोमीटर में फैला था, जो कि सबसे ज़्यादा यूटी था जहाँ पर वन थे। और सबसे कम है चंडीगढ़ में, जो कि है 22.88 वर्ग किलोमीटर। प्रतिशत के अनुसार सबसे ज़्यादा वन है लक्षद्वीप में, जो कि है 90.33%। और क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम है तो वो है लद्दाख में 1.35% या 1.35% यहाँ पर है। देखिए सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल कहाँ पर है तो जम्मू कश्मीर में है, सबसे कम है चंडीगढ़ में। सबसे ज़्यादा वन प्रतिशत है लक्षद्वीप में और सबसे कम प्रतिशत है लद्दाख में। नई दिल्ली में 195 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल 13.15% का वन क्षेत्रफल पाया जाता है, जो कि 0.23 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र की कमी आई है यहाँ पर। मैंग्रोव क्षेत्र, देश के कुल मैंग्रोव क्षेत्र में 4,992 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। वर्ष 2019 की तुलना में मैंग्रोव क्षेत्र में 17 किलोमीटर की वृद्धि हुई है। 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। अभी कुल कितने हैं तो 5,000 के समथिंग है, तो 4,992 वर्ग किलोमीटर। मैंग्रोव क्षेत्र में वृद्धि दर्ज करने वाले शीर्ष राज्य हैं। मैंग्रोव सबसे ज़्यादा कहाँ पे बड़े हैं तो सबसे बड़े हैं उड़ीसा में, जो कि 8 वर्ग किलोमीटर में, महाराष्ट्र में 4 वर्ग किलोमीटर और कर्नाटक में 3 वर्ग किलोमीटर। ISFR 2021 के लिए वन एवं वन संसाधनों के सर्वेक्षण में भारतीय दूर संवेदी उपग्रह IRS रिसोर्स सेट 2 LISS 3 से आंकड़े का संग्रहण किया गया है। FSI टीम द्वारा विकसित एक हाउस एंड्रॉयड आधारित ग्राउंड ट्रूथिंग मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग ग्राउंड ट्रूथिंग अभ्यास वन सर्वेक्षण से संबंधित जानकारी के संग्रहण, भंडारण और विश्लेषण के लिए किया गया था। देखिए, भारतीय दूर संवेदी उपग्रह IRS रिसोर्स सेट 2 LISS 3 से आंकड़ों का संग्रहण किया जाएगा। किससे किया गया है? रिसोर्स सेट 2 LISS 3 से इसके आंकड़े जुटाए। FSI टीम द्वारा विकसित एक इन हाउस एंड्रॉयड आधारित ग्राउंड ट्रूथिंग मोबाइल एप्लीकेशन का प्रयोग किया गया था, जो कि ग्राउंड ट्रूथिंग अभ्यास वन सर्वे से संबंधित जानकारी के संग्रहण, भरण और विश्लेषण के लिए किया गया था। इसमें क्या किया था? एक इन हाउस एंड्रॉयड आधारित ग्राउंड ट्रूथिंग का उपयोग किया गया था। भारतीय वन सर्वेक्षण ने भूमि के ऊपर स्थित जैव भार के सर्वे के लिए भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान के साथ मिलकर एक राष्ट्रीय स्तर की परियोजना प्रारंभ की थी और असम राज्य में पल्सर PALSAR फेस्ड एरे टाइप L बैंड सिंथेटिक एपेचर रडार मोज़ेक तथा भारतीय वन सर्वेक्षण के आंकड़ों के आधार पर जैव भार का सर्वे किया था। किसके आधार पर किया था? ये पल्सर, मोज़ेक और भारतीय वन सर्वेक्षण के आंकड़ों के आधार पर जैव भार का सर्वे किया था। पल्सर क्या है? तो फेस्ड एरे टाइप L बैंड सिंथेटिक अपेचर रडार। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, पूर्वोत्तर राज्यों में वन क्षेत्रफल में 1020 वर्ग किलोमीटर की कमी दर्ज की गई है। इसमें सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश में, जो कि 257 वर्ग किलोमीटर की कमी देखी गई है। मणिपुर में 249 वर्ग किलोमीटर की, नागालैंड में 235 वर्ग किलोमीटर की, मिजोरम में 186 किलोमीटर की और मेघालय में 73 वर्ग किलोमीटर की क्षेत्रफल में कमी देखी गई है। सबसे कम वन क्षेत्र मतलब सबसे ज़्यादा कमी कहाँ पर आई है? तो सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश में आई है, फिर आती है मणिपुर में, फिर नागालैंड में, मिजोरम में और मेघालय में ये कमी देखी गई है। ISFR 2021 में पहली बार टाइगर रिजर्व, टाइगर कॉरिडोर और गिर एशियाई शेर वाले जंगलों में वनावरण का आकलन किया गया है। जितने वनावरण हैं उनका आकलन कहाँ पे किया गया है? तो पहली बार किया गया है टाइगर कॉरिडोर में और गिर एशियाई शेरों में किया गया है ISFR 2021 में।
वर्ष 2011 से 2021 के मध्य बाघ गलियारे में वन क्षेत्र में 37.15 वर्ग किलोमीटर मतलब 0.32% की वृद्धि हुई है, लेकिन बाघ अभ्यारण्य में 22.6 वर्ग किलोमीटर 0.04% की कमी आई है। देखिए, बाघ अभ्यारण्य में कमी आई है जो कि है कितनी 4.4% और 22.6 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है, और बाघ गलियारे में 37.15 वर्ग किलोमीटर और 0.32% की वृद्धि हुई है। अभ्यारण्य में कम हुए हैं और गलियारे बढ़ रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश के पखुई टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक लगभग 97% वनावरण है। सबसे ज़्यादा वनावरण कहाँ पर है? तो सबसे ज़्यादा वनावरण तो मेघालय में है, लेकिन यदि टाइगर रिजर्व में देखा जाए तो पखुई टाइगर रिजर्व में सबसे ज़्यादा है जो कि 97% है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के सार बिंदु मध्य प्रदेश के संदर्भ में। रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में 77,492.60 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वनाच्छादित क्षेत्र है, जो संपूर्ण राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.14% है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 308,252 वर्ग किलोमीटर है और इसमें 25% वन है और 77,492 वर्ग किलोमीटर पर क्या है? ये पूरे वनाच्छादित हैं। मध्य प्रदेश के कुल वन क्षेत्रफल में वर्ष 2019 की तुलना में 2021 में 10.11 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल की वृद्धि देखी गई है। कितनी हुई है? 10.11 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल की वृद्धि देखी गई है। मध्य प्रदेश में वनों की जिलेवार स्थिति के मतलब मध्य प्रदेश में किस जिले में कितने वन पाए जाते हैं? क्षेत्रफल के अनुसार अधिकतम वन क्षेत्र वाले जिले, पहले जिले फिर उनका क्षेत्रफल कितना है और वन क्षेत्र। जैसे बालाघाट, इसका क्षेत्रफल है 9,229 वर्ग किलोमीटर और इसमें वन पाए जाते हैं 49,022.78 वर्ग किलोमीटर यहाँ पर वन पाए जाते हैं, मतलब समथिंग 5,000 के समथिंग वन पाए जाते हैं बालाघाट में। छिंदवाड़ा में 11,850 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है और यहाँ पर 4608.13 वर्ग किलोमीटर पर वन पाए जाते हैं। बैतूल 10,043 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और 3662.79 वर्ग किलोमीटर पर ये फैले हुए हैं वन। श्योपुर में 6,606 वर्ग किलोमीटर में ये राज्य मतलब जिला है और यहाँ पर 34,043.51 वर्ग किलोमीटर में वन पाए जाते हैं। शिवनी 8,758 वर्ग किलोमीटर में जिला है और यहाँ पर 3,063.03% में वन पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर है? बालाघाट में है, उसके बाद छिंदवाड़ा में है, फिर बैतूल में है, फिर श्योपुर में है, फिर सिवनी में है। क्षेत्रफल के अनुसार न्यूनतम वन क्षेत्र कहाँ पर पाए जाते हैं? तो सबसे कम क्षेत्र में जिला आता है उज्जैन, फिर शाजापुर, रतलाम, राजगढ़ और दतिया में कम पाए जाते हैं वन। और यहाँ का क्षेत्रफल और वन क्षेत्र, उज्जैन जिले का क्षेत्रफल है 6,051 वर्ग किलोमीटर, जहाँ पर सिर्फ वन है 36.70% यह वर्ग किलोमीटर में। शाजापुर यहाँ का क्षेत्रफल है 6,195 वर्ग किलोमीटर और यहाँ पर वन पाए जाते हैं 61.91 वर्ग किलोमीटर में। रतलाम 4,861 वर्ग किलोमीटर में पूरा जिला फैला हुआ है और 75.16 वर्ग किलोमीटर में ये पाए जाते हैं। राजगढ़ 6,153 वर्ग किलोमीटर में पूरा जिला है और यहाँ पर क्षेत्रफल वन पाए जाते हैं 171.80 वर्ग किलोमीटर। दतिया 2,902 किलोमीटर क्षेत्रफल में ये पूरा जिला है और यहाँ पर पाए जाते हैं 212.78 वर्ग किलोमीटर में पूरा क्षेत्रफल पाया जाता है। तो इसके सबसे कम जिले कौन से हैं? तो सबसे कम वन पाए जाते हैं उज्जैन में, शाजापुर में, रतलाम में, राजगढ़ में और दतिया में।
जिले के भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार वन क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा प्रतिशत पाया जाता है बालाघाट में, श्योपुर में, उमरिया में, मंडला में और सीधी में। तो बालाघाट में है 53.34%, जो कि सबसे ज़्यादा है। श्योपुर में है 52.13%, उमरिया में 49.10%, मंडला में 44.43% और सीधी में 41.28% पर वन पाए जाते हैं। जिले के भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार वन क्षेत्र का न्यूनतम प्रतिशत कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर पाए जाते हैं? तो पहले आता है जिला और उसके प्रतिशत में। उज्जैन 0.60% में पाए जाते हैं, जो कि सबसे मिनिमम है। शाजापुर 1% में पाए जाते हैं। रतलाम 1.55%, राजगढ़ 2.47%, मंदसौर में 4.35% में पाए जाते हैं। सबसे कम क्षेत्र है उज्जैन, शाजापुर, रतलाम, राजगढ़ और मंदसौर। देखिए सबसे ज़्यादा प्रतिशत में कहाँ पे पाए जाते हैं? तो यदि किसी भी इंसान के यदि प्रतिशत में बाल देखे जाएं तो बाल ही देखेंगे ना, और उसे बोलेंगे हाँ यार सही में उसकी उम्र ही अच्छी है, उसके मंडल पे कितने सीधे सीधे बाल हैं। मंडल मतलब से बालाघाट से किसी भी व्यक्ति की उम्र देखी जाती है और उसके मंडल के बाल देखे जाते हैं कि कितने बाल हैं उसके मंडल पे सीधे सीधे बाल। तो बालाघाट, श्योपुर, उमरिया, मंडला, सीधी। और सबसे कम प्रतिशत में देखा जाए तो उज्जैन में है, क्योंकि वहाँ पे महाकाल है और सिंहस्थ लगता है ना, तो उज्जैन में सबसे कम वन है। तो वहाँ के महाकाल कैसे सजते हैं ना रात में, तो शाजापुर, रतलाम और राज करते हैं पूरे मंदसौर और उज्जैन में। उज्जैन, शाजापुर, रतलाम, राजगढ़, मंदसौर। और सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर है? तो सबसे ज़्यादा वन बालाघाट में है, छिंदवाड़ा में, बैतूल में, श्योपुर में, शिवनी में। और सबसे कम वन है उज्जैन में, शाजापुर, रतलाम, राजगढ़, दतिया में। और प्रतिशत भी यहीं पर सबसे कम है। मध्य प्रदेश की भूमि उपयोग पैटर्न। मध्य प्रदेश में भूमि के प्रकार, उनका क्षेत्रफल और प्रतिशत में कितने फैले हुए हैं। भूमि उपयोग के लिए रिपोर्टिंग क्षेत्र ये है 30,756 वर्ग किलोमीटर में और इसका प्रतिशत है 100%। वायु जाने वाले शुद्ध क्षेत्र मतलब बोया जाने वाला शुद्ध क्षेत्र कितना है? 15,151 वर्ग किलोमीटर में, जो कि 49.39% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। वन क्षेत्र कितने हैं? तो 8,708 वर्ग किलोमीटर पर हैं और 28.31% पे वन पाए जाते हैं। भूमि जो खेती के लिए उपयुक्त नहीं है तो 3,504 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है और 11.39% में ये पाया जाता है। भूमि जो खेती के लिए उपयोगी है 3,504 वर्ग किलोमीटर। स्थायी चारागाह एवं अन्य चारागाह योग्य भूमि तो 1,337 वर्ग किलोमीटर पर ये पाई जाती है। स्थायी चारागाह 1,337 में पाया जाता है चारागाह और 4.35% पर ये पाई जाती हैं। संबंधित बंजर भूमि ये 967 किलोमीटर में पाई जाती है, वर्ग किलोमीटर में पाई जाती है और 3.14% पर ही पाई जाती है। प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य प्रतिभूमि इसमें है 486 वर्ग किलोमीटर में पाई जाती है और 1.58% में पाया जाता है। वर्तमान में अन्य प्रतिभूमि मतलब जो प्रतिभूमि जो अतिरिक्त प्रतिभूमि है तो इसमें 486 वर्ग किलोमीटर में पाई जाती है और वर्तमान में जो अन्य प्रतिभूमि है वो 543 वर्ग किलोमीटर में पाई जाती है और 1.77% है। विभिन्न पेड़, फसलों और विकास के लिए भूमि तो 80 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में पाई जाती है और 0.07% पर है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो 308,252 वर्ग किलोमीटर पर है। वन क्षेत्र रिपोर्ट के अंतर्गत वन आवरण क्षेत्रफल किलोमीटर में कितना है, वर्ग किलोमीटर में कितना है? अति सघन वन सबसे ज़्यादा सघन वन है तो ये बहुत कम जगह पर होंगे तो 6,251 में है और सिर्फ
9.65% पर है। मध्यम सघन वन ये 30,195 वर्ग किलोमीटर में है और 46.62% पर फैले हुए हैं। और खुले वन कहाँ पे पाए जाते हैं, तो खुले वन है 28,326, उसमें वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं और 43.73% पर पाए जाते हैं। अति सघन वन 6,252 और 9% पे फैले हुए हैं। मध्यम सघन वन ये 30,155 वर्ग किलोमीटर में और 46.62% पर फैले हुए हैं। खुले वन ये 28,326 वर्ग किलोमीटर में और 43.73% पर ये पाए जाते हैं। और 64,752 वर्ग किलोमीटर में ये पूरे फैले हुए हैं। वन क्षेत्र रिपोर्ट से बाहर वन आवरण क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में। खुले वन ये कुछ में पाए जाते हैं, मतलब 3,000 के समथिंग क्षेत्रफल में पाए जाते हैं। मध्यम सघन वन जो 4,414 वर्ग किलोमीटर में पाए जाते हैं और 31.56% भाग रखते हैं। अति सघन वन ये 414 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं और 3.25% का भाग रखते हैं। मध्य प्रदेश में वन के वन आवरण बाहर खुले में कितना है, तो 3,000 के समथिंग है खुले वन। मध्यम वन है 4,014 और अति सघन वन है 414 और कुल है 12,771 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल। कुल वन आच्छादित क्षेत्र कितना है, तो 77,492 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और 25.14% भाग है। वन क्षेत्र कितने हैं, तो 8.054% पे वन क्षेत्र पाया जाता है। नहीं, वन क्षेत्र कितना होगा, तो 8,054 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। कुल वन एवं वृक्ष क्षेत्र, तो कुल वनाच्छादित क्षेत्र है और वन क्षेत्र है 85,547 वर्ग किलोमीटर। राज्य में वन और वृक्ष का क्षेत्रफल है 27.75%। भारत का वन एवं वृक्ष क्षेत्र है 10.56% और प्रति व्यक्ति वन एवं वृक्ष हैं 0.12 हेक्टेयर। देखो, राज्य वन या वृक्ष का क्षेत्र कितना है, तो 27.75%। वन भारत में वन और वृक्ष हैं 10.56% और प्रति व्यक्ति वन और वृक्ष हैं 0.12 हेक्टेयर में। महत्वपूर्ण जानकारी। भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2021 को तैयार करने में मध्य प्रदेश के कुल 15 जिले शामिल किए गए थे। इसमें आगरमालवा और निमाड़ी जिले को पूर्व जिले में संपूर्ण रूप से सर्वे किया गया था। ISFR मतलब 50 जिलों में किया गया है सर्वे, क्योंकि जो नए जिले बने थे आगरमालवा और निमाड़ी को पहले वाले जिले के साथ ही इसमें सर्वे किया गया है। ISFR 2019 के अनुसार बड़वानी जिला का वन क्षेत्र 928 वर्ग किलोमीटर था, जो वर्तमान में कम होकर 904.36 वर्ग किलोमीटर हो गया है। पहले कितना था, 928 वर्ग किलोमीटर था बड़वानी का, अब कम हो गया है। ISFR 2021 के अनुसार बड़वानी जिले के वन क्षेत्र में प्रदेश में सर्वाधिक कमी आई है, जो कि 23.63 वर्ग किलोमीटर की है। ISFR 2019 के अनुसार भिंड जिले का वन क्षेत्र 106.75 वर्ग किलोमीटर था, जिसमें वर्तमान में बढ़कर 226.56 वर्ग किलोमीटर हो गया है। ISFR 2021 के अनुसार भिंड जिले के वन क्षेत्रफल में प्रदेश में सर्वाधिक वृद्धि हुई है, जो कि 120% की वृद्धि हुई है। कहाँ पर हुई है, तो भिंड जिले में सबसे ज़्यादा वन देखे गए हैं और सबसे कम देखे गए हैं, या फिर जो कमी आई है बड़वानी में आई है और भिंड जिले में सबसे ज़्यादा बढ़ा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी।
मध्य प्रदेश का पहला ड्रोन स्कूल। मध्य प्रदेश के पहले ड्रोन स्कूल का शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर के MITS कैंपस में 11 मार्च 2022 को किया। इसके अतिरिक्त 4 अन्य स्कूल इंदौर, भोपाल, जबलपुर और सतना में खोले जाएंगे। कहाँ पर खोले जाएंगे? इंदौर, भोपाल, जबलपुर और सतना में खोले जाएंगे। और ये स्टार्ट किया गया है ड्रोन स्कूल तो ग्वालियर के MITS कैंपस में 11 मार्च 2022 को स्टार्ट किया गया है। 9वां विज्ञान मेला। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जम्बूरी मैदान में 7 जनवरी से 10 जनवरी 2022 तक 9वां विज्ञान मेले का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन राज्यपाल द्वारा किया गया, जो कि कौन है? अपने जगनभाई मंगूभाई पटेल। यह मेला मध्य प्रदेश की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद एवं विज्ञान भारती की ओर से आयोजित किया गया है। किसके द्वारा आयोजित किया गया है? तो विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद और विज्ञान भारती के द्वारा इसको आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर में ठोस अपशिष्ट आधारित गोवर्धन संयंत्र का उद्घाटन किया है। तो कहाँ पे किया है गोवर्धन संयंत्र का उद्घाटन? तो ये किया गया है इंदौर में। नरेंद्र मोदी जी ने 19 फरवरी 2022 को इंदौर में बायो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गोवर्धन बायो CNG संयंत्र का उद्घाटन किया। यह प्लांट संपूर्ण एशिया महाद्वीप में जैव अपशिष्ट से बायो CNG का सबसे बड़ा और देश का पहला प्लांट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कचरा मुक्त शहर बनाने के समग्र दृष्टिकोण के साथ स्वच्छ भारत मिशन सहकारी या शहरी 0.2 का शुभारंभ किया है। मिशन को अपशिष्ट से धन, वित्तीय अर्थव्यवस्था के व्यापक सिद्धांत के तहत संसाधन वसूली को अधिक महत्व देने के लिए लागू किया गया है। दोनों का उदाहरण इंदौर बायो CNG संयंत्र से है। वित्तीय अर्थव्यवस्था की व्यापक सिद्धांत और अपशिष्ट से धन प्राप्त करना, ये क्या है? स्वच्छ भारत मिशन और शहरी 0.2 का शुभारंभ किया गया है। एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG प्लांट गोवर्धन है, जो कहाँ पे लगाया जाएगा? इंदौर में लगाया जाएगा। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश में स्थापित होगा। भारत का पहला व्यावसायिक स्तर का बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थापित किया जाएगा। यह संयंत्र हर 30 दिन में टन बायोमास फीड स्टॉक से 1 टन हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा। संयंत्र को 24 करोड़ रुपए के निवेश के साथ बाटोमो एनर्जी लिमिटेड और वीजल ग्रीन एनर्जी संयुक्त उद्यम द्वारा लगाया जा रहा है। किसके द्वारा लगाया जा रहा है? तो ये लगाया जा रहा है बाटोमो एनर्जी लिमिटेड और वीजल ग्रीन एनर्जी के द्वारा लगाया जा रहा है। 20 टन बायोमास फीड स्टॉक से 1 टन हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाएगा और इसका निर्माण किया जा रहा है मध्य प्रदेश के खंडवा में। अब बोरियों में लगाएंगे फसलें। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया है जवाहर मॉडल। इसके ज़रिए ज़मीन पे नहीं बल्कि बोरियों में फसलें उगाई जाएंगी। इससे खेतों में बुआई का खर्च बच जाएगा और साथ ही इसके जिनके पास कम ज़मीन किसान हैं वो अपनी बेकार एवं और खाली पड़ी ज़मीन को घटा सकते हैं। जैसे कि बहुत सारी ज़मीन है उसमें क्या कर सकते हैं, ये बोरियों में लगा कर ये रख सकते हैं, तो बुआई की लागत बच जाएगी। और इनको छत पर भी रख सकते हैं और इन पर फसलें उगा सकते हैं। इसके ज़रिए छोटे किसान जिनके पास कम ज़मीन है वो अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। जबलपुर ज़िले के स्वयं सेवक समूह से जुड़ी 800 महिलाओं से अधिक महिलाओं ने किसानों से जवाहर मॉडल को अपनाया है। तो क्या है जवाहर मॉडल? तो बोरियों में उगाई जाएगी फसलें और जबलपुर के जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की ये पहल है। और ये जबलपुर खंडवा में क्या लगाया जा रहा है? तो खंडवा में लगाया जा रहा है बायोमास पर आधारित हाइड्रोजन संयंत्र।
आईआईटी इंदौर को एक और आविष्कार के लिए 11वां पेटेंट मिला है। आईआईटी इंदौर ने अपने नाम एक और पेटेंट दर्ज करा लिया है। संसाधन के इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर संतोष विश्वकर्मा और 2016 में आईआईटी से पीएचडी कर चुके डॉक्टर विकास विजयवर्गीय ने हाई परफॉर्मेंस डबल गेट टनल फीड इनफैक्ट ट्रांजिस्टर फ्लो लो पावर एप्लीकेशन नामक आविष्कार के लिए पेटेंट फाइल किया है। किसके लिए किया है? तो ये है हाई परफॉर्मेंस डबल गेट टनल फील्ड फेल्ट ट्रांजिस्टर फॉर लो पावर एप्लीकेशन। इसके लिए क्या है? ये आईआईटी इंदौर के दो प्रोफेसर संतोष विश्वकर्मा और 2016 में आईआईटी से पीएचडी कर चुके विकास विजयवर्गीय जी को इसके लिए पेटेंट फाइल कर दिया गया है। जिसका सबसे बड़े बम का निर्माण मध्य प्रदेश के जबलपुर की आयुध निर्माणी खमरिया में किया जाएगा, जिसका नाम 500 kg GP बम है। इस बम की खासियत यह होगी कि वह अकेले अपने एक हमले में एक पूरे एयरपोर्ट को तबाह कर सकता है। एक बड़े ब्रिज बुलेट ट्रेन को ध्वस्त करने की क्षमता भी इस बम के पास होगी। और इसका विकास कहाँ पे किया जाएगा? तो जबलपुर की आयुध निर्माणी खमरिया में किया जाएगा। इसका नाम होगा 500 kg GP। इंदौर का युवा गूगल का टॉपर रिसर्चर बन गया है। 65 करोड़ रुपए का इनाम इसको मिला है। इंदौर के हैं वरुण सिंबल मिरर कंपनी संचालक। गूगल कंपनी संचालक अनन पांडे को गूगल ने दुनिया का टॉप रिसर्चर बनाया है। अमन ने 2021 में गूगल की 250 गलतियां खोजकर बग रिपोर्ट खोजी थी। गूगल ने अपनी विभिन्न सुविधाओं पर बग रिपोर्ट कहने वालों की $87 लाख का इनाम दिया था। गूगल ने अपनी रिपोर्ट में अमन का खास जिक्र किया है। GIS सर्वे ऐप। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड जबलपुर द्वारा अधोसंरचना संबंधी नए कार्यों का एस्टीमेट तैयार करने और सर्वे के कार्यों के लिए GIS सर्वे मोबाइल ऐप तैयार किया है। इस मोबाइल ऐप को प्रदेश की 3 विद्युत वितरण कंपनियों में लागू किया जाएगा। तो इसका नाम क्या है? GIS सर्वे ऐप। ये किसके द्वारा संचालित किया गया है? तो जबलपुर की है विद्युत वितरण कंपनी, मध्य प्रदेश की पूर्वी क्षेत्र की विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड जबलपुर के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी कृषि विश्वविद्यालय ने विकसित की है गेहूं, धान, राम, तिल, जई की नई किस्में। मध्य प्रदेश के जबलपुर में शासकीय कृषि विश्वविद्यालय ने जई गेहूं की 2 किस्में, चावल की 1 और राम, तिल, नाइजर की 3 किस्में विकसित की हैं। इन किस्मों को केंद्र द्वारा उत्पादन के लिए उपयुक्त होने के रूप में अधिसूचित किया गया है। दीदी ऐप। सतना निवासी अनुराग श्रीवास्तव का महिला सशक्तिकरण को लेकर बनाया गया दीदी ऐप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतना पसंद आया कि उन्होंने अनुराग को प्रधानमंत्री की नीति सिफारिश टीम में शामिल कर लिया है। बीमा एवं वित्तीय उत्पादनों के लिए बहुभाषी ऐप बनाने वाले अनुराग से खुद नरेंद्र मोदी ने भी बात की है। यह ऐप केवल महिलाओं के लिए एक पॉइंट ऑफ सेल POS है, जिसको भारत में 732 जिलों में लॉन्च किया जाना है। अनुराग मध्य प्रदेश के पहले युवा हैं जो प्रधानमंत्री की नीति सिफारिश टीम में शामिल हो गए हैं। इनका नाम है अनुराग श्रीवास्तव जी। ये कहाँ से हैं? सतना से हैं और इन्हें बनाया है दीदी ऐप, जो क्या है? केवल महिलाओं के लिए है। POS पॉइंट ऑफ सेल है ये, जिसको 732 जिलों में लॉन्च किया जाएगा। और ये प्रधानमंत्री जी की नीति सिफारिश टीम में शामिल होने वाले मध्य प्रदेश के सबसे पहले युवा हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान मैनेट के रासायनिक अभियांत्रिकी विभाग की
प्राध्यापिका डॉक्टर सविता दीक्षित और अभियांत्रिकी विभाग के प्राध्यापक गजेंद्र दीक्षित को प्राकृतिक रबर या प्राकृतिक फाइबर की खोज में भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से पेटेंट दिया गया है। प्राकृतिक रबर की खोज के लिए किन किन को, तो ये भोपाल की मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान मैनिट के प्रोफेसर हैं, रासायनिक अभियांत्रिकी प्रोफेसर हैं प्रोफेसर डॉक्टर सविता दीक्षित और अभियांत्रिकी विभाग के प्रोफेसर हैं गजेंद्र दीक्षित। इन दोनों के लिए प्राकृतिक फाइबर की खोज के लिए भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से पेटेंट दिया गया है। सिंगल विंडो ऑनलाइन सिस्टम समर्थ से होगी मॉनिटरिंग। मध्य प्रदेश की विभिन्न सरकारी वित्त घोषित योजनाओं में बैंकों से मिलने वाले ऋण के आवेदनों से लेकर उनकी मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग का कार्य अब समर्थ पोर्टल के जरिए किया जाएगा। इस पोर्टल के जरिए उद्यान क्रांति योजना एवं किसान क्रेडिट कार्ड के आवेदन के साथ ही ज्योति बीमा योजना से जुड़े लाभार्थी पर नियंत्रण रखा जाएगा। किसके द्वारा? समर्थ के द्वारा। सिंगल विंडो ऑनलाइन सिस्टम है समर्थ, जिससे मॉनिटरिंग की जाएगी। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर ओमकारेश्वर बांध पर बनने जा रहा है। 600 मेगावाट वाले इस प्लांट में अनुमानित निवेश 3000 करोड़ रुपए हैं। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन और वर्ल्ड बैंक और पावर ग्रिड ने परियोजना विकास में सहयोग के लिए सैद्धांतिक सहमति दे दी है। परियोजना का प्राथमिक साध्यता अध्ययन विश्व बैंक के सहयोग से पूर्ण हो गया है। किसके सहयोग से पूर्ण हो गया है? तो ये विश्व बैंक के सहयोग से पूर्ण हो चुका है। नेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन और विश्व बैंक और पावर ग्रिड ने इसको स्टार्ट किया है। 600 मेगावाट बिजली का प्रोजेक्ट लगाया गया है। नर्मदा नदी पर ओमकारेश्वर बांध के ऊपर बनाया जाएगा सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट। नरवाई में कोयला बनाने का प्लांट प्रोजेक्ट होशंगाबाद में प्रारंभ किया गया है। नरवाई से कोयला बनाने, जो नरवाई होती है जिसको पराली बोला जाता है, उससे कोयला बनाने का प्रोजेक्ट कहाँ पे लगाया गया है? तो ये पायलट प्रोजेक्ट लगाया गया है होशंगाबाद में। मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र से गेहूं की 2 किस्में अहिल्या और वाणी को केंद्र सरकार ने अपनी मंजूरी प्रदान की है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के इंदौर स्थित क्षेत्रीय गेहूं अनुसंधान केंद्र ने इन दोनों प्रजातियों को विकसित किया है। ये किसने किया है? इंदौर ने इसको विकसित किया है। और इसका नाम क्या है? अहिल्या और वाणी, जो कि गेहूं की 2 किस्में हैं। केंद्र सरकार ने इनको मंजूरी दे दी है। न्यूक्लियर एनर्जी की जानकारी आम लोगों के बीच पहुंचाने के लिए न्यूक्लियर गैलरी का उद्घाटन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने 1 मार्च 2021 को मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद मैप टास्क परिषद में किया है। गैलरी की स्थापना न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सहयोग से की गई है। कौन सी गैलरी बन रही है? तो न्यूक्लियर गैलरी बन रही है। न्यूक्लियर एनर्जी की जानकारी को आम लोगों तक पहुंचाना। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सहयोग से इसकी स्थापना की गई है। और 1 मार्च 1921 को मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद ने इसका विकास किया है। मैपकास्ट मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा 36वीं मध्य प्रदेश युवा वैज्ञानिक कांग्रेस का 23 मार्च 2021 को नेहरू नगर स्थित विज्ञान भवन भोपाल में उद्घाटन किया गया है। किसका? 36वीं मध्य प्रदेश युवा वैज्ञानिक कांग्रेस का 23 मार्च 2021 को नेहरू नगर स्थित विज्ञान भवन भोपाल में उद्घाटन किया गया है। जबलपुर को मिलेगी ब्लैक फंगस का इंजेक्शन बनाने की मंजूरी। कोरोना के पश्चात ब्लैक फंगस के रोगियों की संख्या में वृद्धि हुई। उनके इलाज के लिए इंफोटेरिसिन बी इंजेक्शन का उत्पादन जबलपुर में किया गया। जबलपुर की रेवा क्योर लाइफ साइंसेज दवा कंपनी अब इसके इंजेक्शन बनाएगी।
कंपनी को भारत सरकार की तरफ से उत्पादन संबंधी लाइसेंस प्रदान किया गया है। इंदौर की मॉडर्न लेबोरेटरी के पश्चात मध्य प्रदेश की यह दूसरी कंपनी है जिसे इसकी अनुमति मिली है। इससे पहले किसको मिल गई थी? तो मॉडर्न लेबोरेटरी को मिल गई थी, जो कि इंदौर में स्थित है। और अब किसको मिल गई है? तो ये मिल गई है रेवा क्योर लाइफ साइंसेज को, जो कि बनाएगी एम्फोटेरिसिन बी के इंजेक्शन। दिव्यांग बच्चों के लिए भोपाल को मिली अर्ली इंटरवेंशन सेंटर की सौगात। तत्कालीन केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत ने 17 जनवरी 2021 को देश के विभिन्न क्षेत्रों में दिव्यांग बच्चों के लिए 14 क्रॉस डिसएबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर का विजुअल शुभारंभ किया। यह सेंटर दिव्यांग बच्चों के लिए चिकित्सीय पुनर्वास, देखभाल सुविधा और प्री स्कूल प्रशिक्षण 0 to 6 वर्ष के लिए जैसी सुविधाएं प्रदान करेगी। भोपाल में यह सेंटर क्षेत्रीय दिव्यांगजन पुनर्वास केंद्र पिपलानी में स्थापित किया जाएगा। तो ये क्या बन रहा है? 14 क्रॉस डिसएबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर बनाए जाएंगे। ये कहाँ पे बन रहे हैं? भोपाल के पलानी में स्थापित किए जाएंगे। यहाँ पर बच्चों के लिए चिकित्सीय पुनर्वास, देखभाल सेवाएं और प्री स्कूल प्रशिक्षण जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इसका शुभारंभ किसने किया है? तो तत्कालीन केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत ने 17 जनवरी 2021 को। बल्लभ भवन मंत्रालय एनेक्सी 2 में बनेगा सिचुएशन रूम का लोकार्पण मुख्यमंत्री जी ने किया है। प्रदेश के बांधों से लेकर नदियों के जल स्तर सहित शहरों के भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों को ड्रोन से खींची गई रियल टाइम फोटो और जानकारी अब किसी भी समय एक रूम में उपलब्ध हो जाएगी। यह देश में अपनी तरह की पहला राज्य स्थायी सिचुएशन रूम होगा। तो ये कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? तो ये बल्लभ भवन के एनेक्सी 2 में स्थापित किया जाएगा सिचुएशन रूम। भोपाल की तरह ही इंदौर और जबलपुर में भी केंद्रीय पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग और तकनीकी संस्थान सीपेट सेंटर की स्थापना होगी। कहाँ पर? भोपाल की तरह इंदौर और जबलपुर में बनाए जाएंगे केंद्रीय पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग तकनीकी संस्थान सीपेट सेंटर। EFIR मध्य प्रदेश ने ऑनलाइन FIR सुविधा प्रयोग के तौर पर शुरू की है। शुरुआती तौर पर यह सुविधा 1 लाख रुपए तक की चोरी और 15 लाख रुपए तक की वाहन चोरी के लिए प्रदान की गई है। मध्य प्रदेश पीड़ित नागरिकों को यह सुविधा देने वाले चौथा राज्य होगा। इससे पहले दिल्ली, उत्तर प्रदेश और झारखंड में यह व्यवस्था लागू की गई है। मध्य प्रदेश में पहली EFIR छतरपुर जिले में शुरू की गई थी। राज्य सरकार एवं पेट्रोलियम मंत्रालय ने किया है MOU। छिंदवाड़ा, बैतूल, दतिया, होशंगाबाद सहित 5 जिलों में एथेनॉल तैयार करने के उद्योग लगाए गए हैं। तो कहाँ पे लगाए गए हैं? 5 जगह पर लगाए गए हैं। छिंदवाड़ा, बैतूल, दतिया, होशंगाबाद में इनको लगाया गया है एथेनॉल तैयार करने के प्लांट। ये उद्योग गन्ना, धान, मक्का से एथेनॉल बनाने का कार्य करेंगे। एथेनॉल लाने का काम पेट्रोलियम मंत्रालय करेगा। इसके लिए सरकार ने पेट्रोलियम मंत्रालय से MOU किया है। एथेनॉल उद्योग से किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम मिलने के साथ ही गन्ना और मक्के की खेती को बढ़ावा भी मिलेगा। किससे बनाया जाएगा? गन्ना से, मक्का से, धान से बनाए जाएंगे एथेनॉल के। और ये किसको ले लेगा? लेने का काम करेगा पेट्रोलियम मंत्रालय। इसके लिए पेट्रोलियम मंत्रालय से MOU साइन किया है। इसके किसानों की जो धान और गन्ना और मक्का की फसल को बढ़ोतरी मिलेगी। 1200 करोड़ रुपए की लागत से सिवनी में लिथियम बैटरी निर्माण उद्योग स्थापित किया जाएगा। कहाँ पे? सिवनी में बनाई जाएंगे लिथियम बैटरी का निर्माण उद्योग स्थापित किया जाएगा। यह देश में पहला ऐसा उद्योग होगा जहाँ पर लिथियम बैटरी का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ पर 1200 करोड़ रुपए की लागत से बन रही है। ओलंपियन श्री विवेक सागर को क्रिप्स ने अपना स्पोर्ट प्रोमोटिंग ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ओलंपियन हैं कौन? विवेक सागर, जो कि हॉकी से संबंधित हैं और इनका संबंध है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के इटारसी से। इनको क्रिप्स में अपना स्पोर्ट प्रमोटिंग ब्रांड एम्बेसडर के लिए नियुक्त किया गया है। DMIT सॉफ्टवेयर भोपाल स्थित क्रिप्स संस्थान में डर्मेटोग्लाइफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट
सॉफ्टवेयर का शुभारंभ किया गया है। क्या हमें अपनी स्वाभाविक जन्मजात प्रतिभाओं, क्षमताओं और शक्तियों की जानकारी है? क्या हम अपनी प्रतिभाओं के प्रति सजग हैं? केंद्रीय सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टाफ परफॉर्मेंस क्रिप्स द्वारा ऐसा ही एक सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है जिसकी मदद से फिंगरप्रिंट के द्वारा व्यक्ति विश्लेषण किया जा सकता है और डर्मेटोग्लाइफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस एनालिसिस एक विज्ञान है जिसमें हाथों की फिंगरप्रिंट का अध्ययन किया जा सकता है। तो ये पे कहाँ पर स्टार्ट किया गया है? तो मध्य प्रदेश के भोपाल में स्टार्ट किया गया है। DMIT सॉफ्टवेयर है ये। इसका फुल फॉर्म क्या है? डर्मेटोग्लाइफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। इसके द्वारा हम अपनी जन्मजात प्रतिभाओं की, क्षमताओं की और शक्तियों को जान सकते हैं। मध्य प्रदेश राज्य लोड डिस्पैच सेंटर जबलपुर पावर सेक्टर में साइबर क्राइसिस प्रबंधन योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। मध्य प्रदेश राज्य लोड डिस्पैच सेंटर जबलपुर पावर सेक्टर में साइबर क्राइसिस प्रबंधन योजना लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य है जिसमें लोडर डिस्पैच सेंटर को ISO 27001 द्वारा प्रमाणित भी किया गया है। यह सर्टिफिकेट साइबर सिक्योरिटी के अनुपालन के लिए प्रदान किया जाता है। तो ये किसको मिला है? तो जबलपुर में स्टार्ट किया गया है। लोडर डिस्पैच सेंटर पावर सेक्टर में साइबर क्राइसिस प्रबंधन योजना स्टार्ट की गई है और इसको मिला है ISO 27001 प्रमाण पत्र। भोपाल में पहली बार गिलोय की जीनोम सीक्वेंसी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च IISER भोपाल के शोधकर्ताओं ने औद्योगिक गुणों से भरपूर गिलोय के जीनोम की सीक्वेंसिंग करने में सफलता हासिल की है। इससे पता लगाया जा सकता है कि कोविड-19 सहित अन्य रोगों के इलाज में इस पौधे की कौन सी जीन सबसे ज़्यादा प्रभावी है। इस शोध से गिलोय के और अधिक औषधीय गुणों को समझने में भी आसानी होगी। इसकी रिसर्च कहाँ पे हो रही है? तो इसकी रिसर्च हो रही है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च भोपाल में। गिलोय की जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है। MP आजीविका मार्ट पोर्टल, यह पोर्टल स्व सहायता द्वारा बनाई जा रही वस्तुओं को बेचने और खरीदने के लिए बहुत ही सुगम माध्यम है। मध्य प्रदेश की आजीविका उत्पादकों को शहरी और निजी क्षेत्र के व्यापक स्तर पर बृहद बाजारों से जोड़ने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ना ताकि उचित दाम में सामान सीधे खरीदा जाए और बेचा जा सके। इसका फ़ायदा समूह सदस्यों को अधिक से अधिक मिल सके। यह पोर्टल राज्य शासन द्वारा विकसित किया जाएगा। इस पोर्टल का क्या नाम है? MP आजीविका मोट पोर्टल। ये स्व सहायता समूह से द्वारा जो बनाई गई चीज़ें हैं उनको बेचने के लिए प्लेटफॉर्म है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 25 नवंबर 2021 को 1500 मेगावाट के सोलर पार्क का शिलान्यास आगरमालवा, शाजापुर और नीमच जिले में किया गया है। साथ ही तीनों सोलर पार्क और कुसुम योजना के चयनित कृषकों के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो ये कितने की है? 1500 मेगावाट के सोलर पार्क बनाए गए हैं आगरमालवा, सांझा और नीमच में, और कुसुम योजना के चयनित जो किसान हैं उनके साथ अनुबंध भी किया गया है। ये किया गया है 25 नवंबर 2021 को शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने ग्वालियर प्रवास के दौरान राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में नवनिर्मित कृषि जैव प्रौद्योगिकी सूचना केंद्र का लोकार्पण किया है। तो विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ग्वालियर में है। यहाँ पे बन रही है कृषि जैव प्रौद्योगिकी सूचना केंद्र। इसका उद्घाटन किया है मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में भारत की पहली साइबर तहसील बनाने की घोषणा की है। इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी कार्यों में सरलता लाना है। साइबर तहसील बन जाने के बाद अब व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत उपस्थिति होने की बाध्यता नहीं रहेगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश में अब प्रॉपर्टी और ज़मीनों के अविवादित नामांकन के लंबित मामलों का निराकरण करने के लिए साइबर तहसील यानी हाईटेक स्वराज कोर्ट का निर्माण या गठन होगा। इसके लिए क्या बनाई जा रही है? मध्य प्रदेश में
पहली साइबर तहसील स्थापित की जाएगी। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल IISF का 7वां संस्करण 10 दिसंबर 2021 को गोवा के पणजी में शुरू हुआ है। यह संस्करण समृद्ध भारत के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में रचनात्मक और नवाचार का जन्म विषय पर केंद्रित है। मंत्री ओम प्रकाश सखलेचा ने प्रौद्योगिकी का नया युग से संबंधित उत्सव के खंड का उद्घाटन किया। तो ये कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 10 दिसंबर 2021 को गोवा के पणजी में शुरू किया गया था। इसमें भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के रचनात्मक और नवाचार का जन्म विषय पर केंद्रित था और मंत्री श्री ओम प्रकाश सखलेचा जी ने प्रौद्योगिकी का नया युग से संबंधित विकास के खंड का उद्घाटन किया। 37वीं यंग साइंटिस्ट कांग्रेस इंदौर की देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी की साइंस डिपार्टमेंट की रिसर्च फॉलो की 37वीं यंग साइंटिस्ट कांग्रेस में पहली स्थान प्राप्त किया है। तो ये किसकी है? तो यूनिवर्सिटी देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी की है, लाइफ साइंस डिपार्टमेंट की 37वीं यंग साइंटिस्ट कांग्रेस बन गई हैं। प्रभा को एग्रीकल्चर साइंस की श्रेणी में यंग साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनका नाम क्या है? प्रभा। इनको एग्रीकल्चर साइंस की श्रेणी में यंग साइंटिस्ट अवार्ड से नवाजा गया है। मध्य प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रतिवर्ष यंग साइंटिस्ट कांग्रेस का आयोजन करती है। इसमें मध्य प्रदेश में रिसर्च वर्क कर रहे शोधार्थियों को अपना रिसर्च वर्क प्रोजेक्ट प्रेजेंट करने का मौका मिलता है। तो इसमें किनको चुना गया है? तो प्रभा जी को चुना गया है, जो कि देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी की लाइफ साइंस डिपार्टमेंट की एक रिसर्च फॉलोअर हैं। सोलर ऊर्जा से आत्मनिर्भर की ओर बढ़ा मध्य प्रदेश। मंदसौर में 250 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया जा रहा है। कितना? 250 मेगावाट का सोलर प्लांट कहाँ पे लगाया जा रहा है? मंदसौर में लगाया जा रहा है। 1500 मेगावाट के 3 प्रोजेक्ट लगाए गए हैं आगरमालवा, शाजापुर और नीमच में। और 750 मेगावाट मतलब 750 मेगावाट का रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्रोजेक्ट लगाया गया है। थैंक यू सो मच गाइस। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।